हाँ जी, अब देखते हैं फ्रैक्चर के क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फ्रैक्चर, राइट। अब फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कि हर मरीज में होगा वो क्या रहेगा? पेन। साइन, सिम्टम तो वो है जो मरीज एक्सपीरियंस करता है, साइन वो है जो डॉक्टर देखता है। साइन में मोस्ट कंसिस्टेंट मतलब हर मरीज में होगा, हर स्टेज में होगा, जब तक फ्रैक्चर पूरा हील नहीं कर जाता तब तक मौजूद रहेगा। मोस्ट कंसिस्टेंट साइन क्या है? टेंडरनेस। आपने देखना है कि फ्रैक्चर हील हुआ कि नहीं हुआ। जहां फ्रैक्चर था उस पे जरा हाथ लगा के जोर से दबा के देखो। अगर मरीज को दर्द होता है इसका मतलब अभी फ्रैक्चर जुड़ा नहीं है, राइट। मोस्ट पैथोनॉमिक साइन, पैथोनॉमिक मतलब अगर ये साइन है तो यही डायग्नोसिस है। वो क्या है जी? एबनॉर्मल मोबिलिटी। देखिए क्या है चीज ये एबनॉर्मल मोबिलिटी। देखो, ये रहा फीमर, ये रही फीमर, ये रही टिबिया और ये रहा हमारा आपका नी जॉइंट। हम चलते हैं तो ये जॉइंट मूव करता है, राइट। तो यहाँ पे मोबिलिटी होना हम उसको क्या मानते हैं? नॉर्मल मोबिलिटी। ईश्वर ना करे आपके पेशेंट की फीमर टूट गई, दो टुकड़े हो गए, 1 और 2, यहाँ पे क्या है? फ्रैक्चर। अब भाई जी फ्रैक्चर वाली जगह पे भी मोबिलिटी होगी। हड्डी का टुकड़ा नंबर 1 और टुकड़ा नंबर 2 एक दूसरे के हिसाब से मूव करेंगे, तो यहाँ पे मोबिलिटी होना एबनॉर्मल मोबिलिटी माना जाता है, एबनॉर्मल मोबिलिटी माना जाता है, राइट। फिर सेकेंड मोस्ट पैथोनॉमिक साइन क्या है? बोनी क्रैपिटस। ये भाई जी हम तब ऑब्जर्व करते हैं जब हड्डी के टुकड़े, टूटी हड्डी के टुकड़े जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं तब हम महसूस करते हैं बोनी क्रैपिटस, बोन रबिंग अगेंस्ट बोन। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? मान लो हड्डी का टुकड़ा ऐसे देखिए जी, ये टुकड़ा नंबर 1 और इसके बीच में जा घुसा है टुकड़ा नंबर 2। अब ये तो रब नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इट इज एब्सेंट इन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। बोनी क्रैपिटस इज एब्सेंट इन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स, राइट। मोबिलिटी हो सकती है एबनॉर्मल लेकिन बोनी क्रैपिटस नहीं होगा, राइट जी। आगे देखते हैं फ्रैक्चर हीलिंग। अब फ्रैक्चर हीलिंग की 5 स्टेजेस हैं। ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब ऐसा नहीं है कि पहली स्टेज खत्म होगी तभी दूसरी स्टेज शुरू होगी। हो सकता है पहली स्टेज अभी चल रही हो, दूसरी स्टेज साथ में ही शुरू हो जाए। हो सकता है दूसरी स्टेज अभी खत्म ना हुई हो, तीसरी पहले ही शुरू हो जाए, राइट। तो दो इसके फेज होते हैं, 5 स्टेज। दो फेज कौन कौन से? रिएक्टिव फेज और रिपेरेटिव फेज। अब ये आगे बटे हुए हैं 5 स्टेजेस में, 5 स्टेजेस में। रिएक्टिव फेज में 2 स्टेज आती है, स्टेज ऑफ हीमाटोमा और स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, जिसको हम स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन भी बुलाते हैं। तीसरा स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन। अब यहां से क्या शुरू हो जाती है? रिपेयर, रिपेरेटिव फेज। अब यहां से फ्रैक्चर की रिपेयर होनी शुरू हो गई। तो तीसरी स्टेज स्टेज ऑफ कैलस, चौथी स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, पांचवी स्टेज ऑफ मॉडलिंग। लो भाई जी, स्टेज बाय स्टेज हम देखना शुरू करते हैं। पहला क्या है? स्टेज ऑफ हीमाटोमा। बोन के टूटे हुए एंड से पेरियोस्टियम के नीचे से ब्लीड होनी शुरू हुई, तो देखो जी ये बोन के 2 टुकड़ों के बीच में क्या इकट्ठा हो गया? एच टी मतलब हीमाटोमा। यहां आपको छोटे छोटे नीले नीले दाने दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? क्या है कि भाई जी ये हीमाटोमा ऑर्डिनरी हीमाटोमा नहीं है, इसमें क्या है? साइटोकाइंस। साइटो मतलब सेल्स, काइन मतलब केमिकल, सेल से निकलने वाले केमिकल, राइट। ये छोटा मोटा हीमाटोमा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन्स, फाइन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, बोन मॉर्फोमेट्रिक प्रोटीन और बहुत सारे इसके अंदर साइटोकाइंस आएंगे, राइट। अच्छा, ये स्टेज कैसे शुरू हो जाती है? इमीडिएटली चोट लगने के बाद, और 7 दिन तक ये हीमाटोमा बना रहता है। अच्छा, ये जो साइटोकाइंस है इसके अंदर, ये क्या होते हैं? प्रो इन्फ्लामेटरी, मतलब ये हीमाटोमा वाली जगह पे व्हाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट करते हैं, स्टेम सेल को अट्रैक्ट करते हैं, मीजेंकाइमल सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे सेल्स आके हीलिंग शुरू करेंगे। अच्छा,
पहली स्टेज में क्या था? हीमाटोमा। कौन सा हीमाटोमा? साइटोकाइन वाला हीमाटोमा। अब साइटोकाइन वाला हीमाटोमा किसको अट्रैक्ट करेगा? बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स को। जब व्हाइट ब्लड सेल्स फ्रैक्चर वाली जगह पे आ गए, अब कौन सी स्टेज शुरू हो जाती है? ग्रैनुलेशन टिश्यू वाली स्टेज या स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। लो जी, कुछ व्हाइट ब्लड सेल इसमें से बन जाते हैं मैक्रोफेज। वो ब्लड क्लॉट को रिमूव करने में लग जाते हैं, लेकिन इनको रिमूव करने में लग जाते हैं पूरे 7 दिन। जबकि ये स्टेज शुरू हो गई 8 घंटे के अंदर अंदर। जैसे फ्रैक्चर हुआ उसके 8 घंटे के अंदर अंदर ये स्टेज शुरू हो गई और 3 हफ्ते तक ये स्टेज चलती है। व्हाइट ब्लड सेल 3 हफ्ते तक काम करते हैं, राइट। हीमाटोमा इन्होंने ऑब्जॉर्व कर लिया। कब ऑब्जॉर्व कर लिया? 7 दिन के अंदर अंदर। तो पहली स्टेज खत्म हो गई। अच्छा, फिर व्हाइट ब्लड सेल साइटोकाइंस मिलके क्या करते हैं? मीजेनकाइमल सेल, जिसको हम बुलाते हैं स्टेम सेल, उनको फ्रैक्चर वाली जगह पे अट्रैक्ट करते हैं। ये स्टेम सेल कहां से आते हैं? बोन के एज से, जहां बोन टूटी है, और पेरियोस्टियम के नीचे से। अब ये स्टेम सेल इसी स्टेज में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अपना अलग अलग काम पकड़ लेते हैं। कुछ स्टेम सेल बन जाएंगे फाइब्रोब्लास्ट, मतलब वो फाइब्रस टिश्यू बनाएंगे। कुछ स्टेम सेल बन जाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट, मतलब वो कोलेजन कार्टिलेज बनाएंगे। कुछ स्टेम सेल बन जाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, वो नई बोन बनाएंगे। अब भाई जी ये क्या करते हैं? जब ये स्टेज खत्म होने वाली होती है, मतलब 3 हफ्ते तक, तब ये क्या करते हैं? बोन के दोनों टूटे टुकड़ों के बीचों बीच एक जाल बिछा देते हैं। जाल मतलब मैश। ये मैश किससे बना है? कोलेजन से। किसने बनाया कोलेजन? कॉन्ड्रोब्लास्ट ने। अब ये जाल बनने से क्या हुआ कि दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़ गए। देखो, जो बोन का फ्रेगमेंट नंबर 1 एंड फ्रेगमेंट नंबर 2 एक दूसरे के साथ जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? कोलेजन से। तो ये जो चीज इन दोनों को जोड़ रही है उसको हम क्या बुलाते हैं? सॉफ्ट कैलस। इसी के साथ ही थर्ड स्टेज शुरू होती है। चौथे से लेके 12वें हफ्ते तक ये स्टेज चलती है। इस स्टेज को हम क्या बुलाते हैं? स्टेज ऑफ कैलस। भाई जी इसमें होना सिर्फ इतना है कि पिछली स्टेज में जो सॉफ्ट कैलस बना था, किससे बना था? कोलेजन से। उस सॉफ्ट कैलस के ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे और नई बोन बिछानी शुरू कर देंगे। तो अब सॉफ्ट कैलस की जगह क्या बन जाएगा? हार्ड कैलस, जिसको हम क्या बुलाते हैं? बोनी कैलस। फ्रैक्चर होने के बाद ये पहली बार होता है जब फ्रेगमेंट नंबर 1 एंड फ्रेगमेंट नंबर 2 एक दूसरे के साथ जुड़ गई है हड्डी से। तो इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ बोनी यूनियन, राइट। 12 हफ्ते के बाद स्टेज शुरू होती है कंसोलिडेशन की, राइट। अब देखो, जो बोनी कैलस बना था पिछली स्टेज में, ऑस्टियोब्लास्ट ने बनाया था, याद कीजिए, उसके अंदर जो बोन के सेल्स हैं जी, ऑस्टियोसाइट्स, वो हैप्पैज़ार्ड, इर्रेगुलर, इधर उधर पड़े होते हैं। जबकि स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन में क्या होगा? जो इमेच्योर बोन थी, जिसके अंदर बोन सेल्स इरेगुलर तरीके से पड़े थे, अब कन्वर्ट हो जाएगी लेमेलर बोन में। लेमेलर मतलब मैच्योर बोन। अब जो ऑस्टियोसाइट्स हैं एकदम ऑर्डरली अरेंजमेंट में, एक के पीछे एक लाइन में लग के खड़े होंगे। ये स्टेज 2-3 महीने चलती है, किसी किसी पेशेंट में 1 साल भी चलती है। फाइन, लंबी चलती है ये स्टेज। अच्छा, यहां पे स्टेज ये खत्म होती है और साथ में क्या शुरू हो जाती है? स्टेज ऑफ मॉडलिंग। अब इसमें बोन धीरे 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 मजबूत होती है। बोन बॉडी की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू करती है। जैसे मान लीजिए आप ठंडे मुल्क में जाते हैं किसी, तो धीरे धीरे आप अपनी आदतों को चेंज करते हैं। भाई बिना गर्म कपड़े पहने बाहर नहीं जाना, चप्पल में बाहर नहीं जाना, शूज पहन के बाहर जाना है। तो उसी तरह बोन को भी मॉडल करना पड़ता है बॉडी की जरूरतों के हिसाब से। देखिए भाई जी, मान लीजिए ये पहला
फोटो है आपका पेशेंट जब बिल्कुल नॉर्मल था। दूसरा पेशेंट, आपके पेशेंट को हो गया जी फ्रैक्चर। तीसरी फोटो, आपके पेशेंट का फ्रैक्चर जुड़ गया, लेकिन देखो जुड़ा इस तरह से है कि आपके पेशेंट का जो पैर है वो जमीन को टच नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे होगी मॉडलिंग। ये पैर, ये जो हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी थी, धीरे धीरे बिना कुछ किए अपने आप सीधी होने लगेगी, अपने आप सीधी होने लगेगी। तो 4 नंबर फोटो और 5 नंबर फोटो में हो रही है मॉडलिंग, और 5 नंबर फोटो में देखो मॉडलिंग कंप्लीट हो गई। अब आप देखिए आपके मरीज का पैर जमीन के साथ लग पा रहा। ये होती है मॉडलिंग, ये होती है मॉडलिंग कि अगर हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ भी गई है तो अपने आप सीधी हो जाए। कई बार थोड़ा सा समझने में मुश्किल आती है। इस फोटो के हिसाब से देखिए, नॉर्मल बोन, फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे हड्डी जुड़ गई परंतु जुड़ी गलत तरीके से। धीरे धीरे क्या होगा, मॉडलिंग। तो जो टेढ़ी हड्डी थी वो धीरे धीरे सीधी होने लगेगी, टेढ़ी हड्डी धीरे धीरे सीधी होने लगेगी, और एक टाइम आएगा जब ये हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। राइट। मॉडलिंग की प्रॉब्लम क्या है कि ये 2-3 साल भी चल सकती है, या हो सकता है उससे लंबी भी चले। ये बच्चों में बहुत जल्दी होती है लेकिन एडल्ट्स में थोड़ी कम ही रहती है। राइट। ये थी हमारी फ्रैक्चर हीलिंग। अब देखते हैं फ्रैक्चर फैक्टर्स जो फ्रैक्चर हीलिंग को थोड़ा स्लो करते हैं। देखो, पुअर डाइट, आपका पेशेंट खाना नहीं खाता, फ्रैक्चर भरेगा नहीं। बूढ़े लोगों में फ्रैक्चर वैसे ही धीरे भरता है। सिगरेट पीता है आपका पेशेंट, शराब पीता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस है उसको, तो हड्डियों में ब्लड कम पहुंचेगा, फ्रैक्चर धीरे भरेगा। आपके मरीज को डायबिटीज है, HIV है, इन्फेक्शन होने के बहुत चांस है, फ्रैक्चर भरेगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं। आपका मरीज कुछ ऐसी दवाइयां खाता है जो फ्रैक्चर हीलिंग को स्लो करती हैं, जैसे नसेड्स, स्टीरॉइड्स, क्विनोलोन्स, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। फार्माकोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि ये जो दवाइयां हैं ये क्या होती हैं, कॉन्ड्रोटॉक्सिक, कार्टिलेज के लिए बहुत टॉक्सिक है, बड़ी नुकसानदेह है। तो ये फ्रैक्चर हीलिंग को थोड़ा सा अफेक्ट करेंगी, स्लो करेंगी। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, जिसमें बोन के बहुत टुकड़े हो गए, नाउ इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, तो ब्लड सप्लाई बहुत बुरे से अफेक्टेड होती है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, फ्रैक्चर हीलिंग थोड़ी सी स्लो रहेगी। राइट। इसी के साथ ही ये वाला टॉपिक एंड करते हैं। अगला टॉपिक अभी आपके साथ देखना शुरू करेंगे।